गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज द 12th लेक्चर फॉर सरफेस केमिस्ट्री। आज वाली क्लास में हम लोग इमल्शन रिवाइज करेंगे जो नेक्स्ट लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था एंड आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो इमल्शन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आई एम रीडिंग द डेफिनेशन। If a mixture of two immiscible or partially miscible liquids is shaken, a coarse dispersion of one liquid in another is obtained, which is called as emulsion. तो लिक्विड लिक्विड वाला फॉर्मेट कोलॉइड का उसको इमल्शन बोलते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड रहेंगे या पार्शियली मिसिबल लिक्विड रहेंगे। इस चीज को अपन समझे, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स तो ट्रू सॉल्यूशन बना जाएगा। अगर दो लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो सकते हैं तो वो दोनों लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर वो लिक्विड्स अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे तो क्या क्या होगा, या तो कंप्लीटली इमिसिबल रहेगा या तो पार्शियली मिसिबल रहेगा। अब अगर कंप्लीटली इमिसिबल है तो वो दो अलग अलग लेयर बनाएगा, या पार्शियली मिसिबल है तो भी तो दो लेयर नहीं बनाएगा लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ये अपने को समझ में आता है। ऐसे लिक्विड को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग शेक कर रहे हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स इज शेकन, अ कोर्स डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर इज ऑब्टेन्ड। एक डिस्पर्शन मिलता है एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में, अगर वो दो लिक्विड्स को अपन शेक करते हैं तो, उसके मिक्सचर को शेक करते हैं तो, ऐसी चीज को अपन इमल्शन बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एन इमल्शन। तो इमल्शन क्या है, एक टाइप ऑफ कोलॉइड है। लिक्विड लिक्विड फॉर्मेट के कोलॉइड को इमल्शन बोलते हैं। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस, oil in water and water in oil. Oil disperse in water. Here oil is the disperse phase and water is the dispersion medium. जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो डिस्पर्शन मीडियम है एंड जो कम क्वांटिटी में है वो डिस्पर्स फेज है। लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। तो ये देखो फ्लैट के ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल्स है। कहाँ गया वो, ये जो येलो कलर के घूम रहे हैं ये फ्लैट के ग्लोब्यूल्स है और वाटर में डिस्पर्स्ड है। इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। मिल्क में लिक्विड फैट जो है वो वाटर में डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। तो ये वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, ये हेडिंग होना चाहिए था। यार ऑयल इज द डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। सेम चीज फिर से आ गई, वाटर लिक्विड फैट, ठीक है। अब ये दूसरा, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। तो इन बटर वाटर इज डिस्पर्स इन लिक्विड फैट। तो लिक्विड फैट है येलो कलर का और वाटर के पार्टिकल्स देखो मूव कर रहे हैं, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं। इन बटर वाटर इज डिस्पर्स इन लिक्विड फैट। तो ये कौन सा कैटेगरी है, वाटर इन ऑयल। दो ही कैटेगरी है अपने पास में, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर कैटेगरी एंड वाटर इन ऑयल कैटेगरी। दो ही टाइप का इमल्शन है अपने पास में, ठीक है। कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। ये लिक्विड फैट देख लो, वाटर देख लो, हो गया, ठीक है। मेक अ नोट, इमल्शंस आर अनस्टेबल एंड दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड। इस पे भी अपन ने डिस्कस किया था। याद है मैंने दूध के बारे में बोला था, 3 दिन तक अगर दूध फ्रिज में रह गया तो दो लेयर बना लेता है। सब्जी की ग्रेवी से ऐसी लेयर बना लेती है, तेल ऊपर तरंगता हुआ दिखता है अपने को, फिर वो चम्मच से हिलाना पड़ता है उसमें। तो वैसे ही कुछ इमल्शन में हो रहा है, अपन समझे इस चीज को। इमल्शंस आर अनस्टेबल एंड दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड। स्टेबिलाइजेशन के लिए थर्ड कंपोनेंट अपन ऐड करते हैं और उस कंपोनेंट को बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। खाने की चीजों में वगैरह ये रहता है, रेडी टू ईट आइटम्स जो रहते हैं, चिप्स वगैरह, चिप्स का तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो जो चॉकलेट के रैपर्स वगैरह, वेफर्स जो रहती है ना, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स वगैरह अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट से क्या होता है, इमल्शन का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है अभी। मैं टाइप कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखना है और जो मैं पॉइंट टाइप कर रहा हूँ वो भी आपको लिखना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लोग लिख ले। इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट अपन यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस। इसको लिख लो, 1 मिनट देते हैं इसको लिखने के लिए, जल्दी करें।
चले आगे डिस्कस करें अपन। किसी को कोई डाउट इसमें प्लीज पूछ लो, कुछ पूछना होगा तो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। 1 सेकेंड प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल भी है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल लर्न कर लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो। चलो लिख लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, लर्न कर लेंगे। चले आगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए धनबीर। सर आप लास्ट वाले स्लाइड पे, हाँ सर, अभी लैंग ब्लैक क्या है सर? लैम्प ब्लैक क्या है? ठीक है, डिस्कस करते हैं, म्यूट कर लो। इमेजिन करो कि अपने पास में एक दिया है, और वो दिया तेल का दिया रहता ना, दिवाली का तेल का दिया है, कपास की बत्ती है, उसको जलाया। फिर उसके अंदर से येलो कलर की फ्लेम निकलती है, येलो कलर की फ्लेम के साथ में ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। सही बात है। अब वो स्मोक को इमेजिन करो कि अपन कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, स्टील की प्लेट लेते हैं, दिए के ऊपर उल्टा करके रखते हैं। ऐसा नहीं रखना है कि आग बुझ जाए, आग चलती रहनी चाहिए, फायर को ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहना चाहिए। और ऐसा उसको टेका के थोड़ा सा अपन ने स्टील का प्लेट रख दिया। फिर उस पर क्या होगा, वो जो स्मोक है, वो स्मोक स्टील के प्लेट पे जमा होगा, फिर ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होने के बाद जो भी चीज बनती है उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन इज लैम्प ब्लैक, जिससे काजल वगैरह बनता है। तो लैम्प ब्लैक का मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, काजल उसका एग्जाम्पल है। और बनाते कैसे है, दिए की फायर की जो स्मोक है उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है। क्या है उसके अंदर? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये वो कार्बन पार्टिकल्स है जो CO2 में कन्वर्ट नहीं हुए। तो वो काले काले कार्बन पार्टिकल्स को अपन जमा करके रखते, ठंडा करके रखते। ठंडा करेंगे नहीं तो झटका लगेगा, तो वो स्टील की प्लेट को थोड़ी देर 1-2 घंटे रहने देना। अगर बहुत देर तक उसके अंदर बहुत सारा कार्बन का लैम्प ब्लैक अपन ने जमा किया है, तो वो जो लैम्प ब्लैक है वो क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्शन का कैरेक्टरिस्टिक टाइप है। मतलब है वो इमल्शन, दिखता सॉलिड है, लेकिन वो कैसा पेस्ट के जैसा रहता है ना। अब जैसे अगर आप लोगों ने काजल भी देखा होगा, तो टूथपेस्ट जैसा नहीं रहता काजल, लेकिन नमक जैसा पाउडर भी नहीं रहता काजल। तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन का टाइप है। क्यों ऑयल है वो? क्योंकि जो तेल था वो तेल हाइड्रोकार्बन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। वो तेल ठीक से नहीं जला, इसीलिए अनबर्न्ड कार्बन बच गया। वो अनबर्न्ड कार्बन लैम्प ब्लैक। रणवीर कमेंट करो। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो वाटर इन ऑयल क्यों है, क्योंकि ऑयल जो है, वो तेल जो रहता है दिए का, वो भी तेल ही है ना, तो वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज फ्यूएल्स। फ्यूल के जैसा उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो बर्न करने पर बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा लाइट देते हैं। बहुत सारी हीट एनर्जी, बहुत सारा लाइट एनर्जी वो रिलीज करते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन। कब? बर्निंग करने पर। तो जो येलो कलर की फ्लेम रहती है उससे लैंप ब्लैक मिलता। अपना जो गैस रहता है उसकी ब्लू कलर की फ्लेम रहती, तो ब्लू कलर की फ्लेम से लैंप ब्लैक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम का मतलब है 100% बर्निंग हो गया, अच्छे से बर्न हो गया। फ्यूल को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन सफिशियंट क्वांटिटी में मिला। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो येलो कलर की फ्लेम आती और ब्लैक कलर का स्मोक आता। उस ब्लैक कलर के स्मोक को सूट बोलते हैं, SOOT। ब्लैक कलर का स्मोक सूट है। वो क्यों बनता है? क्योंकि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला। वुड को बर्न करते तो सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नेचर में नहीं है, इसलिए वुड येलो फ्लेम से बर्न होता। लेकिन LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्लू कलर के फ्लेम से बर्न होता,
क्योंकि जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना घर में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो ब्लू कलर की फ्लेम दिखाता। ब्लू कलर की फ्लेम से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। येलो कलर की फ्लेम से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अनबर्न्ड कार्बन भी रहता है उसमें। ठीक है ये चीज, धनवीर एक बार और कमेंट कर दो। यस सर यस। ओके चलो ठीक है, बोलिए श्रीतेज। सर वो अनबर्न कार्बन इसलिए रहता है क्योंकि वो तेल है इसलिए। अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न कार्बन उसमें इसलिए रहता है क्योंकि वो इसमें तेल रहता है इसलिए। नहीं तेल रहता है इसलिए नहीं, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए। देखो लकड़ी है, लकड़ी को बर्न करते तो येलो कलर की फ्लेम आती बराबर। हाँ हाँ सिलेंडर सर। के फ्यूल में, यार एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, गिव मी वन मोमेंट। ठीक है, तो येलो यस कलर की फ्लेम इसलिए है क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन बच रहा है उसमें, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना एयर में अवेलेबल नहीं है। एलपीजी वाले गैस को उतना ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, इसलिए वो ब्लू कलर की फ्लेम दिखाता है। अगर अपन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ गए और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर से ऑक्सीजन मार रहे हैं उस पर, वो वुड वुड के ऊपर, तो वो वुड भी ब्लू कलर के फ्लेम से बर्न करेगा। समझा श्रीतेज? यस सर, समझ गया, थैंक तो वो तेल की वजह से नहीं है, लकड़ी की से भी अपन लैम्प ब्लैक बना सकते, पर यू। फिर यस उसको सर। लैम्प, हाँ ठीक है ओके म्यूट कर लो। तो लकड़ी से भी अपन लैम्प ब्लैक बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी वाली चीज को लैम्प ब्लैक नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें वुड की दूसरी इम्प्योरिटीज भी रह सकती है। तो लैम्प ब्लैक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो जो तेल रहता है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन ने वाटर बनाया और कार्बन अनबर्न्ड वाला कार्बन रह गया, इसीलिए लैम्प ब्लैक का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सब्सटेंसेस बर्न करने पर। जैसे वुड बर्न करने पर भी काले कलर का राख मिलता, लेकिन उसमें कार्बन के अलावा भी दूसरे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है ये चीज, यस सर। ओके आगे बढ़े। चलो, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ फैट ड्रॉपलेट डिस्पर्सिंग वाटर, ये कर लिया था अपन ने लास्ट टाइम पे। कोलॉइड्स अराउंड अस, following are the interesting and noteworthy examples of colloids. Blue color of sky, dust particles along with water suspended in a scatter blue light which reaches our eye and the sky appears blue to us. लिख लो ये चीज, जल्दी लिखे। ठीक है समझ गए ये पॉइंट। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर एयर में सस्पेंडेड है, वाटर वेपर वाले वाटर के पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट विच रीचेस हो रहा है एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस, सिर्फ दिन में, रात में नहीं। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई कोलॉइड्स की वजह से। सिर्फ लर्न करने वाली चीज, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोलॉइड्स। कौन सा कोलॉइड? डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर सस्पेंडेड इन एयर। इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वो लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख ले सब लोग जल्दी से।
चले आगे, करें इसको डिलीट, आगे बढ़ते हैं। Fog, mist and rain. When large mass of air or containing dust particles cool below its dew point, the moisture in the air condenses to form surface. Dust particles forming fine droplets. हाँ ये टाइम पास है, लिख लो, चलो लिख लो। दूसरा वाला एग्जांपल है ये, फॉग, मिस्ट एंड रेन। तो इसमें भी कोलोइडल नेचर है यहाँ पे। तो जो एयर है, एयर, इसमें भी एयर क्या है, एयर डिस्पर्जन मीडियम है। लिख लो इस चीज को जल्दी से, एयर इज डिस्पर्शन मीडियम इन दिस केस। इस केस में एयर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। चले आगे। थर्ड एग्जांपल, फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस आर ऑल कोलाइड्स। ये भी ऐसे ही टाइम पास है, ठीक है। इसको लिख लो, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, ठीक है। प्लीज राइट दिस डाउन, एग्जांपल से लर्न कर लेना। सर फिर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन आउट? मिल्क, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। आंसर इज मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है, कोलॉइड है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंशिएट करने के बेसिस पे, ऑड मैन आउट फाइंड आउट करने के बेसिस पे। ठीक है, चले आगे, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट, कोलॉइड्स अराउंड अस। Soil, blood, हाँ, blood is a colloid of an albuminated substance. The styptic action of albumin and ferric chloride solutions due to coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding. इस पे अपन ने डिस्कस किया था कि ब्लड की वजह से ब्लीडिंग नहीं होता है। ब्लड जब ब्लीड होता है तो वो अपने आप कोएगुलेट हो जाता है। तो वो कोएगुलेट क्यों होता है? एल्बुमिन और फेरिक क्लोराइड की वजह से कोएगुलेट होता है। ये दो चीजें याद रख सकते हैं, एल्बुमिन और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट। तो स्टिप्टिक एक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। स्टिप्टिक एक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, लर्न कर लेंगे। सॉइल भी एग्जांपल ऑफ कोलॉइड है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल सॉइल में स्प्रेड आउट रहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम सॉइल है और डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स है। डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सॉइल एंड ब्लड, ब्लड वाला एग्जांपल लिख लो। बोलिए श्रीतेज। सर मीनिंग ऑफ एल्बुमिन, अल्ब्यूमिनॉइड। एल्बुमिन ब्लड का कोई पार्टिकल होगा, कंपोनेंट होगा ब्लड का, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स रहते हैं, वैसा एक एल्बुमिन कंपोनेंट रहता है और फेरिक क्लोराइड भी रहता है। ठीक है, ओके। नहीं एक सेकेंड, फेरिक क्लोराइड ब्लड में नहीं है, फेरिक क्लोराइड बाहर से डालते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जल्दी रुकता है। एल्बुमिन इज अ कंपाउंड प्रेजेंट इन ब्लड। ओके, ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस। एल्बुमिनॉइड का मतलब होता है उसके जैसा, जैसे अगर कोई भी वर्ड लिखा है उसके आगे ओआईडी लिखा है, जैसे ओआईडी लिखा है किसी वर्ड के आगे, तो ओआईडी का मतलब होता है उसके जैसा।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिसोइड, ट्रांसॉइड। सिसोइड मतलब सिस के जैसा सिसोइड, ट्रांसॉइड मतलब ट्रांस जैसा ट्रांसॉइड। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे रोबोट्स होते हैं ना, तो रोबोट्स को बोलते हैं ह्यूमनॉइड। ऑइड मतलब उसके जैसा, जैसे कुछ रोबोट्स ऐसे बनाते हैं जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड। तो एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस मतलब एल्ब्यूमिन के जैसा सब्सटेंस है, और वो कोलोइडल सॉल्यूशन है ब्लड। तो ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। ओआईडी मींस सिमिलर टू। ठीक है, हो जाएगा ये, आगे बढ़े तो इसको लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिवर वाटर इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। वो जो रिवर के पास डेल्टा बनता है वो वाला डेल्टा है। When river water meets the sea water, the electrolytes present in sea water coagulate the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with the formation of delta. उसके जैसे डेल्टा बनता है। तो ये डेल्टा जाने दो, सॉइल और ब्लड वगैरह तक लिख लेना। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। क्ले मतलब मट्टी, मट्टी का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसके जैसे डेल्टा बनता है। डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नियर रिवर बेड। ठीक है, टाइम पास है ये, डेल्टा वगैरह जाने दो। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड, बट इससे पहले कोई डाउट है क्या? यूजेस ऑफ कोलोइड्स, टाइप्स ऑफ कोलोइड में किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो। ये डेल्टा वगैरह छोड़ दो, बट ब्लड समझ में आया सबको? ब्लड ब्लड तक सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है? कोलोइड्स वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री आर एज फॉलोस। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, तो वो याद है स्मोक चिमनी में रहता है, चिमनी जो रहती है उसमें से स्मोक को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए सिक्वेस्टरिंग एजेंट के जैसे लगाते हैं, तो वो कोलोइड का काम यूज करते हैं उसमें। तो स्मोक इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। अब जो घर के अंदर से स्मोक, अभी अपन ने लकड़ी जला ली, फिर वो लकड़ी जलाई तो उसमें आर्सेनिक कंपाउंड रहेगा क्या? नहीं, लेकिन उसमें कार्बन रहेगा, उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, बहुत धूल निकलती है उसमें से, है ना। इंडस्ट्री में जो स्मोक रहता है उसमें आर्सेनिक कंपाउंड रहते हैं, और सिर्फ आर्सेनिक कंपाउंड नहीं, दूसरे भी हार्मफुल कंपाउंड्स रह सकते हैं। तो वो सारे कंपाउंड्स एयर में नहीं जाने चाहिए, इसलिए चिमनी में मशीन लगा के रखते हैं। वो मशीन क्या करती है, स्मोक में से ये सारी हार्मफुल चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, ये देख लो यहाँ पे डायग्राम है। क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर लिखा है, ये देखो स्मोक नीचे से आ रहा है, किधर गया वो मार्कर, ये यहाँ से स्मोक आ रहा, आया स्मोक, यहाँ से जाएगा स्मोक, लाइटर देन एयर रहता है, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज लगा है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड 30,000 वोल्ट्स और मोर, गैसेस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स, तो ये गैसेस यहाँ से रिमूव करती है। और प्रेसिपिटेटेड ऐश, तो जो हार्मफुल कंपाउंड थे वो नीचे जमा हो गए इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से। याद करो, कोलॉइड जो रहते हैं वो चार्ज को रिस्पॉन्ड करते हैं। कोलॉइड्स आर चार्ज पार्टिकल्स, सो देयरफॉर दे विल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट लिख लो, कोलॉइड्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। कोलॉइड जो है वो चार्ज पार्टिकल्स है। कोलॉइड्स आर चार्ज पार्टिकल्स, देयरफॉर दे विल रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली colloids are charged particles, therefore they respond to electric potential difference very quickly. इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। therefore they respond to electric potential difference very quickly, and therefore they can be used for electrical precipitation of smoke. इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक के लिए यूज करते हैं। Colloids are charged particles, they respond to electric potential difference very quickly, and therefore they can be used to for electrical precipitation of smoke. प्रेसिपिटेशन बनना मतलब सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जमा करवाना। तो ये प्रेसिपिटेटेड ऐश जो है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कलेक्टेड इन द प्रेसिपिटेटेड ऐश। लिख लो ये चीज, हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कलेक्टेड इन द precipitated ash as solid. Harmful substances are collected in the precipitated ash as solids. Solid के जैसा precipitated ash
में हार्मफुल सब्सटेंसेस को कलेक्ट करके रखते हैं और फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। बट फिर वो भी अपन सोचे कि कहीं ना कहीं तो फेंके ही जा रहा है ना, सिर्फ ये है कि एयर में नहीं जा रहा है, किसी दूसरी जगह उसको डिस्पोज करना पड़ रहा है। तो जो आर्सेनिक कंपाउंड है, बाकी भी जो दूसरे डिफरेंट कंपाउंड्स है हार्मफुल, वो एक साथ अपन जमा करके रखते हैं और सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। कोई भी चीज अगर गैस फॉर्म में रहती है तो उसको जगह ज्यादा लगती है रखने को, सॉलिड फॉर्म में रहेगी तो उसको जगह कम लगेगी, इसीलिए प्रेसिपिटेट करवाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स का। इसीलिए क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कराते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स का। एनी डाउट्स इन दिस? इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, प्लीज पूछ लो। नो डाउट, वेरी गुड। हाँ, ये यही बताया अभी, व्हेन द स्मोक पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट विद अपोजिट चार्ज प्लेट्स ऑफ चिमनी दे लूज द चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। इसमें और एक पॉइंट लिख दूं क्या मैं? आफ्टर पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, आफ्टर पीपीटी फॉर्मेशन इट गेट्स सेटल डाउन बिकॉज इट इज सॉलिड। लिख लो इस चीज को, ये तीनों पॉइंट्स लिख लो, दो पॉइंट्स जो टाइप रिटन है और एक पॉइंट जो मैंने अभी टाइप किया है। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स, थोड़ा जल्दी से लिख ले, और कोई डाउट है तो पूछ ले। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। नो डाउट्स, आगे बढ़े। चलो डिस्कस करें आगे। बोलिए श्रीतेज। सर मतलब वो अपोजिट चार्ज के साथ रिपेयर करते इसलिए नीचे गिर जाते वो। नहीं, देखो कोलॉइड के पार्टिकल्स है, हाँ। याद करो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब कोलॉइड के पार्टिकल्स जो पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव टर्मिनल को टच होंगे, निगेटिव वाले पॉजिटिव टर्मिनल को टच होंगे, बराबर। यस सर। फिर उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज यस। खत्म हो गया तो पार्टिकल पास पास में आके सॉलिड बन जाएंगे। याद करो कोलॉइड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में क्यों नहीं आते थे, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज वाले रहते थे। चार्ज वाले रहने की वजह से उनके सराउंडिंग में चार्ज है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यस सर। लेकिन अगर अपन उनका पॉजिटिव चार्ज ही खत्म कर दे तो फिर तो वो पार्टिकल इंटरमिक्स हो सकते हैं। यस सर। यस। इंटरमिक्स हो जाएगा तो वो पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो वो गिर जाएगा। यस सर। अब तक वो क्यों नहीं गिरा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने की वजह से वो पॉजिटिव पॉजिटिव का जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा था वो अपन ने खत्म कर दिया। यस सर समझिए। समझा? अब वो जो कोलॉइडल, करेक्ट, ठीक है, म्यूट कर लो। अब जो ये कोलॉइड है, ये जो स्मोक है, इसमें पॉजिटिव वाले भी पार्टिकल्स रहेंगे कोलॉइड के और निगेटिव वाले पार्टिकल्स भी रहेंगे कोलॉइड के। तो वो जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स है कोलॉइड के, वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल पे जाके अट्रैक्ट होंगे, और जो निगेटिव वाले पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होंगे, और फिर वो जैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे वहां जाके चिपक जाएंगे, तो उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो वो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होके बड़ा पार्टिकल बन के नीचे गिर जाएगा। पहले वो हवा में क्यों तैर रहा था, क्योंकि उसका मास कम था। मास क्यों कम था, क्योंकि दो पार्टिकल इंटरमिक्स नहीं हो रहे थे, दोनों पार्टिकल सेपरेट सेपरेट थे।
लेकिन अब वो दोनों पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए तो बड़ा पार्टिकल बन गया, बड़ा पार्टिकल बन गया तो वो नीचे गिर गया। सॉलिड पार्टिकल इज प्रेसिपिटेटेड। श्रीतेज कमेंट करो। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। अब दूसरा एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एलम इज एडेड टू इम्प्योर वाटर टू कोएगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये पता होगा आप लोगों को। तो एलम क्या करता है, सारे पार्टिकल्स को जमा कर लेता है। तो ये चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर एलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह क्या रहता है ये ढूंढ लेना, लर्न कर लेना। डबल सॉल्ट बोलते हैं एलम को, तो एलम का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग ढूंढेंगे और आप लोग लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। और लर्न करने के बाद ढूंढने के बाद मुझे भी बताना क्या है। चलो आगे। Most of the medicines are colloidal in nature. Colloidal medicines are more effective because they have larger surface area and are therefore easily assimilated. Assimilated मतलब बॉडी के अंदर जाके अच्छे से काम करती है। Colloidal medicines are more effective because they have large surface area and are therefore easily assimilated. बहुत सारी मेडिसिन कोलोइडल नेचर की रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल, एर्गेरॉल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन, ठीक है। कोलोइडल एंटीमनी इज यूज्ड इन क्यूरिंग काला आजार। क्या रहता है काला आजार, पता नहीं मेरे को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इमल्शन इज यूज फॉर स्टमक डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। वो एसिडिटी वगैरह होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का है। एसिडिटी होंगी, बेसिक नेचर यूज करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो उसमें भी जो बेसिक नेचर का सब्सटेंस अपन डाल रहे हैं पेट में, वो चीज़ अगर कोलोइडल नेचर की रही तो वो इजीली एसिमिलेट होंगी। तो ये चीज़ अपन लर्न करें, एग्जाम्पल्स लर्न करें, कंसेप्ट लर्न करें। इसको लिख लो, ये स्लाइड लिख लो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। सेकंड में डिफिकल्ट हो रहा है सर, थोड़ा सा सेकंड वाले में। कोलोइडल एंटीमनी वाला, यस सर। यार कोई कला आजार करके बीमारी होगी उसके लिए एंटीमनी यूज करते होंगे। अभी लिख लो, मैं बताता हूँ देख के। ओके सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या बीमारी है। ठीक है, सुन लो। हेलो, हाँ ये लिख लिया होगा सबने। ढूंढा मैंने काला आजार क्या रहता है, तो ये हिंदी वर्ड है काला आजार, ब्लैक फीवर बोलते हैं। और एक ये इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब फंगल इन्फेक्शन से होता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्ट क्या होता है ये मुझे अभी भी नहीं पता, और मैं इन्फॉर्मेशन इस पे देख के बता सकता हूँ। बट कोलोइडल एंटीमनी उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, क्यूरिंग के लिए। प्रिवेंशन के लिए नहीं, प्रिवेंशन इज डिफरेंट देन क्यूरिंग, है ना। तो काला आजार बोलते हैं ना अपन, तो ब्लैक फीवर बोलते हैं इस चीज को। किसी को पता है क्या इसके बारे में? जिनको पता है हाथ उठा के बताए। नाम सुना है क्या पहले ये? यस सर, 10th में सुना है। 10th में सुना था, क्या था इसके बारे में कुछ याद है क्या श्रीतेज? सर भूल गया मैं। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक है कोई बीमारी है उसके लिए कोलोइडल एंटीमनी यूज करते हैं। और वो जो बीमारी है वो फंगल नेचर की है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स खराब होते हैं। तो उसके लिए कोलोइडल एंटीमनी यूज करते हैं। जैसे सॉलिड वाला एंटीमनी नहीं यूज करते, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी यूज करते हैं। ये जो अपने दवाई के सिरप वगैरह रहते हैं ना, वो कफ सिरप वगैरह, तो वो सारे कोलोइडल फॉर्मेट के रहते हैं। मेडिसिन आर कोलोइडल इन नेचर। उसमें भी देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलोइडल है, ऑल द मेडिसिन नहीं। जैसे बोलेंगे ग्लूकोज की बोतल, तो फिर वो ग्लूकोज की बोतल तो ट्रू सोल्यूशन है। सलाइन चढ़ाते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए, तो वो भी ट्रू सोल्यूशन है। लेकिन बहुत सारी जो मेडिसिन अपन यूज करते हैं वो कोलोइडल नेचर की रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। धनवी ठीक है, सेकंड पॉइंट लर्न कर लेंगे। यस सर, यस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा सबने। लेट अस मूव अहेड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टैनिंग,
ये लेदर आर्टिकल्स के टैनिंग की बात हो रही है. व्हेन अ हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज सोक्ड इन टैनिन which contains negatively charged colored particles, mutual coagulation takes place, this result in the hardening of leather. तो टैनिंग का मतलब ये जो वॉलेट और पर्स वगैरह बनाते हैं लेदर के ओरिजिनल वाले जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं, जो 10-10 हज़ार के जो रुपए के मिलते लेदर के वॉलेट ओरिजिनल लेदर के, उसकी टैनिंग करवाते हैं यूज़ करने से पहले. एक्चुअल लेदर बहुत सॉफ्ट रहता है, उसको हार्ड करना रहता है. तो म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस. याद करो कोएगुलेशन गट्ठा बनाना. वो पार्टिकल्स आपस में पास में ही नहीं आ रहे तो गट्ठा क्या बनाएंगे? क्यों नहीं आ रहे पास में? क्योंकि उनका सेम सेम चार्ज है. सेम सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. फिर अगर चार्ज ही खत्म कर दो तो फिर तो गट्ठा बना जाएगा. तो टैनिंग प्रोसेस से उनका चार्ज खत्म करते हैं. कैसे खत्म करते हैं? हाइड जो रहता है, हाइड मतलब एनिमल स्किन को हाइड बोलते हैं. व्हेन अ हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज स्टोक्ड इन टैनिन, टैनिन का सॉल्यूशन बनाते, विच कंटेन्स निगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स, म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस. उसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ लेदर होता है. ठीक है. फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये याद है अपन ने डिस्कस किया था ऑलरेडी. डिस्कस इन मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन, सीएमसी हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन. तो वो भी क्या है? कोलॉइड का एग्जांपल है. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बहुत देर अपन ने डिस्कस किया था इस पे. हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड, सर्कल बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, ऑयल के पार्टिकल को लेके निकल के जाएगा. फिर उसमें भी जो सेम सेम चार्ज की वजह से दो मिसिल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते थे, तो वो चीज़ भी कोलॉइड का एग्जांपल जैसा अपन याद रखे. तो टैनिंग और क्लीनिंग एक्शन में किसी को कोई डाउट? टैनिंग ऑफ लेदर एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लो. ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड. किसी को पूछना है क्या? कुछ कोई आए थे शायद ऑनलाइन, अनम्यूट नहीं? ठीक है. फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म्स, ये वो पुराने ज़माने में कोडैक की फिल्म आती थी, उसके अंदर भी कोलॉइड्स का यूसेज था. फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग इन इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव एजीबीआर इन जिलेटिन और ग्लास प्लेट्स और सेलुलॉइड फिल्म्स. तो सेलुलॉइड की फिल्म या ग्लास प्लेट की फिल्म होती थी, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड जिलेटिन में कोट करते थे. तो ये लिख लो, और इसमें एक पॉइंट मैं बताता हूँ, ये लिख लेना. जिलेटिन डिस्पर्जन मीडियम, एजीबीआर डिस्पर्स फेस, लिख लो. जिलेटिन डिस्पर्स मीडियम, एजीबीआर डिस्पर्स फेस. एजीबीआर का कोटिंग लगाते हैं जिलेटिन के ऊपर, मतलब कोटिंग पूरी चीज़ का रहता है, एजीबीआर जिलेटिन में डाल के उसका कोटिंग लगाते हैं, और वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है. इसलिए आप लोगों के घर में वगैरह अगर पुराना कैमरा होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो फोटो खींचने के बाद वो जो प्लेट है, वो जो फिल्म है, उसको लाइट को एक्सपोज नहीं होने देना है, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है. ठीक है, कोई डाउट इसमें प्लीज़ पूछ लो, कोई डाउट होगा तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन. रबर इंडस्ट्री, latex is a colloidal solution of rubber particles which are negatively charged, coagulation of latex gives rubber. तो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या हो रहा है? वो पार्टिकल्स का अपने को कोएगुलेशन कराना है. पीछे केस में भी अपन ने वही देखा. कोएगुलेशन क्यों नहीं हो रहा है अपने आप? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है. चार्ज अगर हटा देंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा. तो वही चीज रबर इंडस्ट्री में भी है. लेटेक्स इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स गिव्स रबर. तो ये जो रबर अपन, ये भी नेचुरल वाले रबर की बात हो रही है. लेटेक्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. प्लांट के गम सैप रहता है, उसके अंदर से लेटेक्स मिलता है. उस लेटेक्स का कोएगुलेशन कराएंगे तो रबर पार्टिकल डेवलप होता है, फिर वो रबर यूज करते हैं. ईजी है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्राफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट एक्सेट्रा आर ऑल कोलोइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन है. टाइम पास वाली चीज़ें है. मस्त डायग्राम वगैरह भी बनाया है पीपीटी में, फोटो लिखा है, बढ़िया है. चले आगे. एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड इज इन, काय में एप्लीकेशन है? सब में है. टाइम पास है ये भी.
ठीक है, अब अपन टॉपिक रिव्यू करेंगे। एक एक छोटा सा आर्टिकल अपना बाकी है, वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अपने को टॉपिक अब तक जितना पड़ा है उतना रिव्यू करना है। तो पहले बता दो कि कोई डाउट है क्या यहाँ तक। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन, याद करो एकदम स्टार्टिंग में अपन ने फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन डिस्कस किया था। तो ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों के साथ में, तो आप ये वहां से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ रिवीजन है, टॉपिक का रिव्यू चल रहा है, डिस्कशन है। नेचर ऑफ फोर्सेस, ऑकरेंस, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह। इजी है, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है। डिविजन, एनर्जी, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, टाइम पास है। सरफेस एरिया, रिवर्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया। लैंग्वेज एड्जॉर्प्शन, ऐसा सब याद होगा सबको। फिजिक्स ऑप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, केमिज ऑप्शन के लिए भी। केमिज ऑप्शन में गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी छोड़ दो, नहीं हो गया, ये पढ़ा दिया है अपन ने। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वगैरह ये भी डिस्कस कर लिया है, इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ा दिया है सब, है ना? रिवीजन के लिए है यहाँ पे स्लाइड्स में। ठीक है। अब ये जो एक आर्टिकल अपना बाकी था, एंजाइम कैटालिसिस, याद करो कैटालिसिस एक आर्टिकल है, बड़ा सा आर्टिकल है कैटालिसिस सरफेस केमिस्ट्री में। उस कैटालिसिस में एक आर्टिकल है एंजाइम कैटालिस, जो मैंने बोला था एकदम एंड में पढ़ाऊंगा। तो वो टाइम आ गया है कि अपन एंजाइम कैटालिस अभी डिस्कस करें, ठीक है? तो एंजाइम कैटालिसिस, numerous reactions occur in the bodies of animals and plants to maintain life process are catalyzed by enzymes। तो जब लिविंग थिंग्स के लिए एंजाइम कैटालिस्ट का काम करे तो उसको बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। कैटालिस्ट मतलब स्पीड्स अप द रिएक्शन। लेकिन अगर कोई एंजाइम वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो उस चीज को अपन बोलेंगे एंजाइम कैटालिसिस। और बहुत सारे रिएक्शंस होती रहती है एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज में। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में ही आ गए। तो एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है। वो जो रिएक्शंस हो रही है उसको स्पीड अप करना है या स्लो डाउन करना है या उसका रेट मेंटेन करना है, तो उसका रेट अपन कैसे मेंटेन करते हैं? एंजाइम कैटालिसिस से उसका रेट मेंटेन करते हैं। तो एंजाइम लाते हैं और वो एंजाइम उस चीज को कैटालिसिस करते हैं। Thus, enzymes are termed as biochemical catalyst and this phenomena is known as biochemical catalysis। इजी है ये चीज, तो इसको लिख लो। एंजाइम कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो अपन इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। एंजाइम है, बॉडी के अंदर रहता है, वो बॉडी की रिएक्शंस को कैटालिस्ट करता है। और कैटालाइज करते वक्त उस चीज को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। और फिर बायोकेमिकल कैटालिस्ट यूज करने के चीज को बोलेंगे बायोकेमिकल कैटालिसिस। बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिसिस, ठीक है? तो इसको लिख लो जल्दी से। चलिए आगे, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है, लिख लो। ये दो एग्जांपल्स पहले लिख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। प्लीज राइट डाउन दीज टू एग्जांपल्स। बुक में है अपने पास, लेकिन फिर भी अपन लिखे एक बार इस चीज को।
चलो डिस्कस करें, लिख लिया लोगों ने? एग्जाम्पल 1, एंजाइम इन्वर्टेज कन्वर्ट्स केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लिख लो, C12H22O11 केन शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सर फिर ऐसे कैसे हो गया, वो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर उनके नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। ये पॉइंट भी लिख ले सब लोग जल्दी से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स है, वो फ्रक्टोज की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल, एंजाइम जाइमेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाइमेज कंपाउंड जो रहता है वो इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। जो ग्लूकोज है वो इथाइल अल्कोहल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, CO2 गैस रिलीज हो गया। तो आई होप ये दो एग्जांपल्स लिख लिए होंगे जनता ने, और ये एंजाइम कैटालिसिस के एग्जांपल्स है। और इसमें अपन ने आइसोमरिज्म का डेफिनेशन भी देख लिया। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कोई भी डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकता है आइसोमर्स में। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपन चले आगे, आगे बढ़ते हैं। और दो एग्जांपल्स है, इसको लिख लो, डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी लिखे। प्लीज लिख लो, फोटो मत खींचो, स्क्रीनशॉट मत खींचो, नोटबुक में हाथ से लिखो, प्रैक्टिस होगा। चलो डिस्कस करते हैं। एंजाइम डायस्टेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। तो स्टार्च रहता है C6H10O5N। पॉइंट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। प्लीज ये पॉइंट भी लिख ले सब लोग। स्टार्च एक पॉलीमर है इसीलिए वहां पे N लिखा है। इसका मतलब जो N टाइम्स हमने रिपीटिंग यूनिट को लिया है। पॉलीमर क्या होता है अपन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में।
पॉलीमर नाम तो समझ में आता है ना, 10th में पढ़ा भी होगा, स्टेट बोर्ड में था 10th में। पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट रहता है, बहुत बार रिपीटिंग यूनिट लिया तो पॉलीमर बनता है, तो इसलिए स्टार्च में ब्रैकेट के बाद में एन लिखा है। एन का मतलब बहुत बार लिया है वो C6H10O5 ग्रुप को, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो डायस्टेस के प्रेजेंस में माल्टोस बनाता है। सर फिर वो डायस्टेस के प्रेजेंस में बनाता तो बिना डायस्टेस के नहीं बनाता क्या? बिना डायस्टेस के भी बनाता, लेकिन उसको टाइम लगता। एंजाइम कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एंजाइम को ऑन डायस्टेस। फोर्थ एग्जांपल, एंजाइम माल्टेस कन्वर्ट्स माल्टोस इनटू शुगर, सॉरी माल्टोस इनटू ग्लूकोज। तो स्टार्च से पहले बनता है माल्टोस और माल्टोस से बनता है ग्लूकोज, जो बॉडी में अपन यूज करते हैं। इसीलिए तब मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, अब सुन लो क्या लगता है मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तबियत खराब रहती है तो डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी इतना काम नहीं कर पाएगी, स्टार्च से माल्टोस बनाओ, माल्टोस से ग्लूकोज बनाओ करके डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूँ इस बारे में। स्टार्च वगैरह अपने को फूड से मिलता है, तो स्टार्च का पहले माल्टोस बनता है डायस्टेस के प्रेजेंस में, फिर माल्टोस का ग्लूकोज बनता है माल्टेस के प्रेजेंस में। और स्टार्च क्या है? तो स्टार्च इज अ पॉलीमर, इसीलिए वहां पे एक छोटा सा एन लिखा है। इसका मतलब है कि रिपीटिंग यूनिट को हमने एन टाइम्स लिया है, हेंस देयर इज एन, व्हिच मींस दैट रिपीटिंग यूनिट इज टेकन एन टाइम्स। एन टाइम्स हमने रिपीटिंग यूनिट को लिया है। ठीक है, ये दो एग्जांपल समझ में आ गए सबको? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? प्लीज पूछ लो, एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? नो डाउट्स, वेरी गुड। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 डिस्कस करेंगे, पहले लिख लो, जल्दी लिखे, डिस्कस करेंगे। चले आगे, लिख लिया सबने? डिस्कस करें। ठीक है, फिर एक डाउट आता है मन में कि सर वो जो एंजाइम है वो एंजाइम लिविंग थिंग है क्या? तो नहीं, एंजाइम लिविंग थिंग नहीं है। एंजाइम इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ कैटलिस्ट। लिख लो, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में या प्लांट में ये रिएक्शन हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पर्सन या जो चीज रिएक्ट करवा रहा है वो लिविंग थिंग है। एंजाइम्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, एंजाइम्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिख लो। रिएक्शन जो भी बॉडी में हो रही है वो लिविंग थिंग की बॉडी में हो रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो रिएक्शन करवा रहा है वो कंपाउंड लिविंग है, वो कंपाउंड है सादा। एंजाइम कैटालिसिस, इट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। एंजाइम इज अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, एग्जांपल 5 देखते हैं अभी। एंजाइम यूरेस कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया NH2CO NH2 होता है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH3 और CO2 बनाएगा, लेकिन यूरेस के प्रेजेंस में बहुत जल्दी बना लेगा, इसलिए एंजाइम यूरेस कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर एग्जांपल 6, enzyme pepsin converts proteins into peptides in stomach and trypsin converts proteins into amino acids by hydrolysis in intestine. तो ये भी लर्न कर लेना। एंड एंजाइम लैक्टोबैसिली कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स इन स्टमक एंड ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, क्या ही कर सकते हैं, लर्न करना पड़ेगा। लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन आ गया तो अपना सॉल्व हो जाएगा, तो इसको प्लीज लर्न कर लो। और ये चीज़ टेक्स्ट बुक में भी होगा ही, तो वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े अपन। Characteristics of enzyme catalysis. The following characteristics are exhibited by enzyme catalysis. Most highly efficient. One molecule of enzyme may transform 1 million molecules of the reactant per minute. मतलब इसका मतलब है कि उसकी
उसकी यूजिबिलिटी बहुत हाई है। कैटेलिस्ट का स्पेलिंग सही है क्या? CATALYST, CATALYST, ठीक है। यूजिबिलिटी इज वेरी हाई, दिस इज बिकॉज इट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। तो ये इट क्या है, एंजाइम लिख देंगे यहाँ पे। Usability is very high. This is because enzyme is behaving as a catalyst. Usability is high. This is because enzyme is behaving as a catalyst. तो 1 molecule of enzyme may transform 1 million molecules of reactant per minute. और यहाँ पे देखो कि सिर्फ 1 million molecules नहीं है, 1 million molecules के साथ में सामने लेने पर मिनट भी लिखा है। It speeds up the reaction. एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एंजाइम स्पीड्स अप द रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. कुछ पूछना है किसी को प्लीज पूछ लो, ठीक है, रिप्लाई मत करो, बट अगर किसी को कुछ पूछना है हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। सेकेंड, हाईली स्पेसिफिक नेचर, ओनली वन कैटलिस्ट कैनॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है, एक कैटलिस्ट मतलब जनरलाइजेबिलिटी नहीं है। द एक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट कैनॉट बी जनरलाइज्ड। एक कैटलिस्ट को दो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते, प्लीज लिख लो। The action of enzyme catalyst cannot be generalized. One catalyst cannot be used in two different reactions. Cannot be used to two different, cannot be used in, या फिर for लिखेंगे। Cannot be used for two different reactions। ठीक है, लिख लो जल्दी से। सही है, आगे बढ़े। बोलिए सर, श्रीतेज। यस सर। सर मतलब ये कैटलिस्ट की कैपेबिलिटी जो रहती है वो एक ही रिएक्शन के लिए रहती है, हाँ मतलब मतलब वो उतने ही खत्म कर सकते हैं। नहीं, मतलब जैसे अभी माल्टेस है तो वो माल्टेस जो रिएक्शन के लिए यूज़ हो सकता वही रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, माल्टेस दूसरी रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अपना वो हाइड्रोजन निकल का सरफेस, प्लेटिनम का सरफेस, उसको कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, बराबर। यस सर। तो यस। अल्कीन का अल्केन भी बन सकता उससे, और अल्काइन का अल्कीन भी से अल्केन भी बन सकता। और निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी दूसरे रिएक्शन के लिए भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो वहां के कैटलिस्ट जो है, जो सादे वाले कैटलिस्ट है, वो एक ही कैटलिस्ट तीन चार रिएक्शन के लिए काम कर सकता। यहाँ वाले जो कैटलिस्ट के एग्जांपल है वो सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए काम करेंगे। समझा श्रीतेज? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है, तो वो हाईली स्पेसिफिक नेचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेंगे जल्दी से। चलिए आगे आगे डिस्कस करें।
थर्ड पॉइंट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 298 to 310 केल्विन. मतलब 300 केल्विन लगभग रूम टेम्परेचर जैसा 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर. तो नियर अबाउट रूम टेम्परेचर के केस में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, लर्न कर लेना, लिख लो टेम्परेचर रेंज केल्विन में, लिख लो 300 केल्विन रूम टेम्परेचर के अराउंड. चले आगे, लेट अस डिस्कस. हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, तो टेम्परेचर की भी रेंज ऑप्टिमम है और पीएच की भी रेंज ऑप्टिमम है. तो इस पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ. नियर अबाउट रूम टेम्परेचर रेंज एंड नियर अबाउट न्यूट्रल पीएच रेंज are best for enzymatic action. Near about room temperature and near about neutral pH range are the best for enzymatic action process. चले आगे, लिख लिया. अब अपने को प्रोसेस भी देखना है, आगे के स्लाइड्स में आएगा कि वो एंजाइम का प्रोसेस होता कैसे, वो डायग्राम्स वगैरह है उसमें आगे आएगा. वो इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम. द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम. वो वहाँ भी था ना, प्रमोटर एंड पॉइजन. कैटलिस्ट को हेल्प करने वाला प्रमोटर, कैटलिस्ट को अपोज करने वाला पॉइजन, तो एंजाइम को हेल्प करने वाला कोएंजाइम. द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम. तो एक एंजाइम के साथ में एक दूसरा भी कोएंजाइम रहेगा जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो उसको बोलते हैं कोएंजाइम. एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयन सच एज Na+, Mn2+, CO2+. वो कोबाल्ट रहना चाहिए, ओ कैपिटल नहीं रहना चाहिए. दीज मेटल आयंस आर व्हेन वीकली बॉन्डेड टू एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी. ये लिख लो प्लीज, ये पॉइंट लिख लो जल्दी से. स्लाइड्स मैंने शेयर किए बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखे इसको, प्लीज जल्दी लिखे. वो CO का O स्मॉल लिखना, कोबाल्ट है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड 2+ नहीं है, कोबाल्ट. कार्बन की ऑक्सीजन नहीं, कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल. ठीक है, नेक्स्ट. तो एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस सच एज Na+, Mn2+, CO2+, Cu2+. These metal enzymes when weakly bonded to enzyme molecules increase their catalytic activity. इन्फ्लुएंस ऑफ इनिबिटर एंड पॉइजन, वही वाली चीज जो उधर अपन ने कैटलिस्ट में देखी थी. इनिबिटर या पॉइजन उसको खराब करेंगे, डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एक्टिविटी. प्रमोटर वैसा पॉइजन, पॉइजन उल्टा, प्रमोटर हेल्प करने वाला. अब मैकेनिज्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम कैटालिसिस में, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे. देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एंजाइम्स. These cavities have certain characteristic shape and possess active groups such as NH2COH, SH and OH. उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रहते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स अपन ने स्टडी किए. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट रहता है which have complementary shape fit into these cavities just like key fits into a lock. लॉक में कैसी चाबी जाती, वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो एंजाइम में जाके अटक जाता. वो देखो ताला चाबी बनाया हुआ है वहाँ पे. On account of presence of active groups, an activated complex is formed when these compounds decompose to yield the products. ठीक है. Thus the enzyme catalyst reaction may be considered in two steps. तो ये स्टेप देखो अभी. बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होएगा और फिर वो प्रोडक्ट बना देगा. तो S इज द सबस्ट्रेट. ये जो S है ये सबस्ट्रेट है,
एस जो है वो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, और पी प्रोडक्ट है, तो वो ई एस हैश वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसको ना ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, तो अपन ये चीज़ लर्न कर ले कि इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। सिर्फ ये वर्ड, ये नाम याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट। क्या याद रखने का अपने को? ट्रांजिशन स्टेट। तो समझ में आया दो स्टेप्स कैसे है। पहले तो एंजाइम मॉलिक्यूल कंपाउंड को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाएगा सबस्ट्रेट को बाइंड करके। एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड किया और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा है इस केस में? ये जो ई एस हैश है, ई एस स्टार बोलो, ई एस हैश बोलो, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और फिर वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट पी बनाएगा, तो एंजाइम अलग से सेपरेट हो जाएगा। इससे अपने को समझ में आता है कि एंजाइम इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। It is regenerated. Enzyme is not taking part in reaction, it is regenerated. लिख लो। एंजाइम जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, वो रीजनरेट हो रहा है रिएक्शन में। कैटेलिस्ट है, एंजाइमेटिक कैटेलिस्ट एक्शन। क्या बना? ई एस स्टार, ई एस हैश क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड किए, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है ये चीज? बोलिए श्रीतेज। सर फिर ये एंजाइम कैटलिस्ट पार्टिसिपेट भी कर रहा है और बाद में एज अ प्रोडक्ट नहीं कर रहा भी। हाँ, मतलब पार्ट, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन का अपन तभी बोलते हैं जब वो प्रोडक्ट में बन गया। मतलब अभी इसमें वो थोड़ा सा पार्ट लेके रीजनरेट हो गया ना, हाँ हाँ सर। इसलिए उसको कैटेलिस्ट, ये अपन ने डिस्कस किया था। दो टाइप के कैटेलिस्ट रहते हैं, जो एक तो बिल्कुल ही रिएक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ खड़े हैं, और दूसरे यस ऐसे सर। कैटेलिस्ट रहते हैं, हाँ ठीक है, और दूसरे ऐसे कैटेलिस्ट रहते हैं कि जो थोड़ी हेल्प कर देते हैं और बाद में रीजनरेट हो जाते हैं। तो बाद में अगर रीजनरेट हो रहा है तो इसेंशियली उसने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। ये चीज में ऐसा इमेजिन करो कि किसी से 500 रुपीज उधार लिए, 2 दिन बाद उसको वापस दे दिए, तो उसने अपने बिजनेस सेटअप करने में एज अ कैटेलिस्ट के जैसा काम किया, तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया उसने, इट इज रीजनरेटेड। श्रीतेज कमेंट करो। यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो पहले जल्दी से। ई एस स्टार जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, पी प्रोडक्ट है, ई इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, इट इज रीजनरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट। फिर मैकेनिज्म देख लो, वो ताले के अंदर चाबी कैसी अटकती है वो देखेंगे अपन यहाँ पे। ई एस वो रिवर्सिबल एरो, ये ना ई एस नहीं रहना चाहिए था, ये पी रहना चाहिए था, क्योंकि प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन गया ना वो, इसलिए वहाँ पे पी लिखने का चलेगा, कोई बात नहीं। ये देखो ये सबस्ट्रेट आ गया, और फिर ये एंजाइम आ गया। वो एंजाइम के अंदर वो कैविटी बिल्कुल वैसी ही है, जैसा सबस्ट्रेट रहेगा वैसी ही कैविटी रहती है, तो वो अंदर जाके अटक जाता है, ये एक्टिव साइट है। और फिर ये अटक गया तो क्या बन गया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट। ये वो ई एस स्टार जो था, जो ई एस हैश था, वो ये है। ठीक है, फिर वापस वो ई सरक गया, ई अलग से निकल गया, एंजाइम तो रीजनरेट हो गया ही ना, और फिर प्रोडक्ट बन गया। तो वो सबस्ट्रेट खुद प्रोडक्ट नहीं बना सकता था क्या? सबस्ट्रेट बना सकता था प्रोडक्ट, लेकिन एंजाइम की वजह से वो जल्दी बन गया। और ऐसा एक एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत सारे सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, 1 मिनट में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के वो प्रोडक्ट बनवा सकता है। एंजाइम सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वही ई एस है, और वो कैविटी में एकदम बराबर फिट हो जाता। ठीक है ये चीज़, कोई डाउट इसमें? ये डायग्राम देख लो, समझ लो, टेक्स्ट बुक में है ये डायग्राम, बाद में आप ये एनिमेशन रन कर सकते हैं। फिर कैटेलिसिस, हाँ तो ये एंजाइम कैटेलिसिस में कोई डाउट है क्या? प्लीज़ पूछ लो। एंजाइम कैटेलिसिस, ये आखिरी आर्टिकल है इसका। एंजाइम कैटेलिसिस रिएक्शन में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लो। प्लीज़ आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स इन दिस। नो डाउट्स, वेरी गुड। कैटेलिसिस इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस यूज़ करते हैं? आयरन, प्रमोट रहता है मोलिब्डेनम, प्रेशर टेम्परेचर। हाँ ये लर्न कर लेना, ये स्लाइड शेयर किया है, आप लोग ये लर्न कर सकते हैं। फिर ओसवाल्ड प्रोसेस और मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड में कैटेलिस्ट क्या यूज़ करते हैं? प्लेटिनस, एस्बेस्टोस, टेम्परेचर रेंज गिवन है, और रिएक्शन की मतलब रिएक्शन केमिकल रिएक्शन भी गिवन है। ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर होता है HNO3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4,
उसका कैटेलिस्ट है प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस और वैनेडियम पेंटोक्साइड। लर्न कर सकते हैं, इजी है, कुछ पढ़ाने का है नहीं इसमें, थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे ही। एमसीक्यू एंजाइम कैटेलिस्ट क्या है, बायोकेमिकल कैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैटेलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेसेस, आयन, ठीक है। ये क्या आ गया, सम एंजाइमेटिक रिएक्शंस, हाँ ये टेबल भी लर्न करना है, कौन सा एंजाइम कहाँ से मिलता है और कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है, तो ये टेबल अपन लर्न करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये टॉपिक हो गया अपना यहाँ पे। किसी को अगर सरफेस केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लो, ठीक है। अब 2 इंस्ट्रक्शंस, पहला इंस्ट्रक्शन सरफेस केमिस्ट्री के 4 असाइनमेंट है, 2 मिनट पूछो श्रीतेज। पहला इंस्ट्रक्शन सरफेस केमिस्ट्री के 4 असाइनमेंट है, वो 4 असाइनमेंट आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे संडे और उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे सॉल्व करने हैं। ईमेल पे चारों असाइनमेंट आ जाएगा, सैटरडे सुबह 8 बजे असाइनमेंट आएगा, सैटरडे शाम में 8 बजे उसका सोल्यूशन आंसर किया आएगा, फिर संडे वैसे ही, उसके अगले सैटरडे संडे वैसे ही। तो सैटरडे संडे अगले 2 हफ्ते तक अपन सरफेस केमिस्ट्री असाइनमेंट सॉल्व करें, और जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से ईमेल पे मैं असाइनमेंट्स दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे, और सरफेस केमिस्ट्री का जो भी स्टडी मटेरियल अपने को मिला है कोचिंग का, सेवेंट्स का जो स्टडी मटेरियल है वो अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट वीक में कभी तो भी अपन उसका डिस्कशन क्लास करेंगे। अब कल हम लोग 2:30 मिलने वाले हैं, कल 2:30 PM to 4 PM हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। C19 न्यू स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप लोगों को अटेंड करना है, जहाँ पे अपन ने पहले छोड़ा था उससे कंटिन्यू करेंगे। C19 ओल्ड स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सिखाया जा रहा है, प्लीज अटेंड करें, टॉपिक का रिवीजन होगा, प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, फिर अपन आइसोमरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है, बार बार एनसीईआरटी से रीड करते रहे, कोई भी डाउट है तो पूछते रहे, टॉपिक सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व करें और टॉपिक रीड करें, ठीक है। श्रीतेज बोलिए क्या डिफिकल्टी है। सर सॉल्व हो गया, ठीक है। कल आना है सबको, ओके कल आना है सबको 2:30 PM, 2:30 PM to 4 PM अपन कल क्लास करेंगे। मुझे लगा था सरफेस केमिस्ट्री को और एक लेक्चर लगेगा, लेकिन जल्दी हो गया, बहुत सारा कंटेंट अपन ने ऑलरेडी कवर किया है, वो रन थ्रू कर लिया हमने। कल नोमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे भी हमने छोड़ा था C19 न्यू बैच। किसी को कुछ पूछना है? कल के क्लास के लिए सब लोग आए प्लीज़, संडे 2:30 PM, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, 2:30 to 4 अपन फिक्स रखते हैं टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।